हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आपकी केवीएस प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। और केवीएस में मैथ्स एनालिसिस पे ये सेकंड क्लास होगी जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिनका बेसिक एकदम क्लियर नहीं है। जिनका बेसिक क्लियर है वो भी वीडियो देख के एक बार जाएँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो नए पूछे गए हैं इन 1-2 दिनों में उनको मैंने इन्वॉल्व किया है, ठीक है। पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसको वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वो देख करके फिर ये देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लग रहा है कि उस वीडियो को भी बहुत सारा आपने सपोर्ट किया और जिन एग्ज़ाम दे करके आए हो काफ़ी क्वेश्चन उससे फंस गए हैं, तो आप लोगों के कमेंट भी आए हैं उस पर, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने रोमन नंबर ज़रूर बताया था, लेकिन रोमन नंबर में मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना देंगे, वो 100-200 तक पूछ रहे थे। अभी कल के पेपर में आई थिंक हमारा इंडिपेंडेंस डे का पूछ लिया गया, यानी कि 1947 को रोमन नंबर में लिखिए। तो इसके लिए मैंने सोचा एक बार फिर से बता देती हूँ। ये आपको 10 to 100 आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, और 100 से 1000 तक पता होना चाहिए। अब आया जैसे, ये मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको इसके लिए पहली वीडियो देखनी होगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1947 दे रखा है, इसको तोड़ लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1000, 940, 7, ठीक है। अब 1000 का क्या होता है, 1000 का होता है एम, तो एम लिख दिया। 900 का होता है सी एम, तो सी एम लिख दिया। 40 का होता है एक्सेल, तो एक्सेल लिख दिया, ठीक है। 40 का एक्सेल होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ जितना मैंने ऊपर लिखा है ना उसको एक जगह लिख करके याद कर लीजिएगा, फिर आपको बनाने में कोई इशू नहीं होगा। और 7 का होता है 7 वाला, तो आपको पता ही होगा। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 1100 है, तो 1100 को मैंने तोड़ा तो 1000 + 100 आया ना। 1000 का होता है एम और 100 का होता है सी, बस इजी। 2105 का बनाना है, तो 2100 को मैंने तोड़ा 2000, 100 and 5, तो 2000 में डबल एम हो जाएगा, ठीक है। 3000 में ट्रिपल एम हो जाता है, ठीक। और मुझे नहीं लग रहा है इसके ऊपर पूछेगा, अभी इतना तो बहुत हो गया, क्योंकि जो पूछ रहा है वो एनसीईआरटी बुक से ही तो पूछ रहा है, और एनसीईआरटी में 1000 के आसपास ही बताए गए हैं ये रोमन नंबर। और सी का हो गया 100 और 5 का हो गया वी। क्लियर। अब इसको कमेंट करके बताइएगा आप कि 1536 का क्या रोमन नंबर बनेगा। अब मैं एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़े से डिफरेंट पूछे गए हैं, तो पहले मैं बेसिक बताऊंगी, देन वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उस पैटर्न पे क्वेश्चन बताऊंगी। तो उससे पहले आपको ये कुछ स्टेटमेंट वाले टॉपिक पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जिनको अभाज्य संख्या बोलते हैं, उनका केवल 2 फैक्टर होता है, या तो वो खुद होते हैं या तो वो एक होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि केवल सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या होता है, 9 आपका 3 से भी कट जाता है, खुद से तो कटता ही कटता है, 1 से भी कटता है और 3 से भी कट जाता है, तो 9 नहीं होगा। अगला आ गया 11। तो प्राइम नंबर आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, मतलब जो 2 से ज़्यादा लोगों से कट जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा प्राइम नंबर 4 हो गया, तो 4 के फैक्टर कौन कौन हुए, 1 भी हुआ, 4 तो हुआ ही हुआ, साथ में 2 भी हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर है ना, मतलब 2 तो होने ही होने हैं, एक 1 और एक वो खुद और एक कोई और आ जाता है, या इससे ज़्यादा भी फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट में मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, यानी कि ना वो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट होता है। इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आ जाता है कि 1 से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो मोस्टली लोग समझते हैं कि ये तो अभाज्य होगा, सबकी टेबल में आता है, ऐसा नहीं है। इसको ना प्राइम है ना ये कंपोजिट है। क्लियर। अब आते हैं एचसीएफ एलसीएम, तो इसको मैंने शॉर्टकट में समझाया है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो इसके बाद वाली स्लाइड में। तो 24, 36 और इसका मुझे एचसीएफ निकालना था, तो मैंने क्या किया, डिवीजन मेथड से करते हैं हम लोग। 24 से 36 को डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया, ठीक है, जो शेषफल बचा वो उसी से फिर अगला डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। किसको, जो यहाँ पे डिवाइजर था, यानी कि जिसको भाजक था, ठीक है, भाजक को फिर ऐसे डिवाइड करने लगते। तो 12 से 24 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। लेकिन ये 2 आंसर नहीं हुआ, जो ये आपका डिवाइजर होता है ना, यही आंसर होता है, ठीक है। आई होप आपको एचसीएफ ये बेसिक तो आता ही होगा, इसीलिए फिर भी मैंने डाल दिया था कि एक बार इसको लिख करके कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। एलसीएम वाला तो दोनों नंबर को एक साथ लिखते हैं, उनको काटते चले जाते हैं। तो फाइनली हमारा एलसीएम कितना आया इसका, 72। अब ये बताने का रीज़न ये है क्योंकि इसी के ऊपर अगला कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि जो 2 संख्याएं थी, 2 संख्याएं यहाँ पे क्या थी, 24 और 36 थी ना, तो
इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट रहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर आपका उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि अगर एचसीएफ हमारा मासापा हमारा 12 है और एलसीएम हमारा 72 है और पहली संख्या हमारी 24 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 12 का 12 लिख दिया, और क्योंकि एचसीएफ 12 था तो 12 लिख दिया, एलसीएम 72 था तो वो लिख दिया, पहली संख्या हमारी 24 थी तो वो लिख दिया और दूसरी संख्या हमको नहीं पता तो उसको x मान लिया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बट डिवाइड में लिख के काट देंगे। 12 से कटा ये 2 बार और 2 से कटा ये 36 बार, तो आंसर हमारा आ गया 36। आप चाहे इसी कॉन्सेप्ट को मैच करके भी देख सकते हैं। 12 और 72 जब हमारा एलसीएम आएगा तो वो दो संख्याएं क्या होनी थी, 12 और 72 जब हमारा एचसीएफ और एलसीएम होता है तो वो दो संख्याएं 24 और 36 ही होंगी। ठीक है, तो इस टाइप में मैंने आपको मैच करना बता दिया कि ऐसे ही निकलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं कि यहाँ पे कहा गया है अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके पहले से ही बता दिया गया और एचसीएफ दे दिया गया तो हमको एलसीएम निकालना है। तो हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लेकिन यहाँ पे हम उन दो नंबर को ना लिख करके उन दो नंबर का मल्टीप्लाई इकट्ठे हमको पता है ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि अगर दो नंबर है तो दो नंबर का हमको मल्टीप्लाई इकट्ठे पता है तो हम वहाँ पे वही लिख देंगे। और यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 12 है ना ये 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम निकालना था तो एलसीएम को एलसीएम लिखा रहने दिया, अगर यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम पता होता तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता। मतलब ओवरऑल आपको डिवाइड ही करना था उस फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं, हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो इतने से डिवाइड हो जाए और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर क्या है तो इससे डिवाइड हो जाए। तो इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी और बेसिक भी बताऊंगी। अब ट्रिक ये होती है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में वहाँ पे हो सकता है ये मिले, हो सकता है ऐसे 996 मिले, हो सकता है 960 मिले, ऐसे करके। तो अगर आपको ये बेसिक मेथड नहीं समझ में आएगा तभी आप क्या करोगे, जो भी ऑप्शन दे रखा है उनको ऐसे बारी बारी से डिवाइड करके देख लेना, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा नंबर वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक सीख लेना चाहिए, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे होता गया है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए जो 4, 5, 6 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, जो 4, 5, 6 है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पूरा एलसीएम करके दिखाया है मैंने, एलसीएम निकाला, मेरा आ गया 60। अब ये जो 60 आया ना इसको हम 999 से डिवाइड करने को कहेंगे। 60 से हम 999 को डिवाइड करेंगे क्योंकि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 999 होता है। हमने डिवाइड किया, ये 60 गया 1 जा, फिर ये सब्सट्रैक्ट डिवीजन तो आता ही होगा आपको। यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो आया 39, जो शेषफल बचा 39। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो एलसीएम आया था डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आया है उस शेषफल को यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ आपको करना क्या है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 था, इनका एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपका जो भी रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उससे उस 999 को घटा देंगे, आपका आंसर आ गया। ये एकदम बेसिक मेथड है, अदरवाइज जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये स्मॉलेस्ट वाले, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बेसिक, इसमें भी वही चीज़ करेंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। ठीक है, और इसको हमको बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि 4, 5, 6 से डिविजिबल हो जाए। तो अगेन हम 4, 5, 6 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 60 ही आएगा। अब 60 से हम डिवाइड कर देंगे, जिसको कहा गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट कहा जाता है तो लार्जेस्ट को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, लार्जेस्ट वाले केस में जो रिमाइंडर आता है उसको घटा देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 40 आया। आप खुद सोचिए, अगर हम 1000 में 40 को घटाएंगे तो ये 960 बन जाएगा। तो क्या ये हमारा 4 डिजिट का नंबर बना रहा, नहीं ना। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं रहा, वो तो 3 डिजिट का हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आता है और जो आपका डिवाइजर है यानी कि भाजक है, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर का मतलब डिफरेंस ले लेंगे। तो इनका डिफरेंस मैंने देखिए यहाँ करके दिखाया है, 60 - 40 = 20। ठीक है,
क्या आया 20। अब इस 20 को घटाना नहीं है, इस 20 को जोड़ देना है, उसी 1000 में जोड़ देना है। और जैसे जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 1020 जो है ये वो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि 456 से डिविजिबल होगा, 456 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवर्स जा करके इसको कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में सॉल्व करके फाइनल आंसर कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999, उसको 568 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो कुछ कम ही होगा, आप सॉल्व करके बताइएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ा था ना, हाँ अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो लाइन से चलते हैं, ठीक है, लाइन से, जैसे 7 8 9, ठीक है, सीरीज में रहते हैं वो। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव, हिंदी में क्रमागत संख्या बोलते हैं, का योग का मतलब सम, ठीक है, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 30 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में डिफरेंस बताइए। तो पहले हमको बड़ी संख्या छोटी संख्या पता तो होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी 3 क्रमागत संख्या मानने को कहेगा तो वहाँ पे x +1 x +2, अगर 4 मानने को कहता है तो क्या हो जाता, x +3 हो जाता, फिर x +4 हो जाता। इसी तरह ये सीरीज बढ़ती जाती, जितने का भी वो कहेगा उतने मान लीजिएगा। अब इन्होंने कहा इसका सम 30 के बराबर है, तो हम इन तीनों को जोड़ करके रख देते हैं 30 के बराबर। अब जब 30 के बराबर रखा तो यहाँ पे क्या होगा, x x x, ये जो वेरिएबल्स हैं ये जुड़ जाएंगे, तो x x x मिलके 3x हो गया और नंबर मिल करके 3 हो गया। अब क्या होगा, अब बेसिक प्लस का जो 3 है इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 27 आ गया। और x की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, यानी कि 27/3। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 9। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। अब करना क्या, अब बारी बारी से इसमें रख देना है। 9 पहला नंबर होगा, दूसरा 9 + 1 यानी कि 10 होगा, फिर अगला 11 होगा। बस इस तरीके से 3 नंबर पता चल गए। इन्होंने पूछा क्या था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में डिफरेंस पूछा था। तो बड़ी संख्या हमारी सबसे क्या है, 11 है, और छोटी संख्या हमारी 9 है। उनका डिफरेंस आ गया हमारे पास 2। क्लियर। अभी हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था एंगल से। एंगल में इन्होंने कहा था कि डिफरेंट टाइप के एंगल दिए थे और कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में उनके बढ़ते हुए क्रम में आप अरेंज करो। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। सबसे पहले 0 एंगल होता है, तो 0 एंगल आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे है, ओसी को जो दूसरी साइड होती है, आर्म होती है, वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है, तो उसको 0 एंगल हो गया, ठीक है। या फिर जिसका कोड 0 कोड हो उसको 0 एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल जिसको न्यून कोड बोलते हैं, जो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, यानी कि ठीक है, जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 60 70, 90 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, 89 हो गया, ये सब आपके एक्यूट एंगल में आ जाते हैं। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो इधर का भी मूव हो सकता है, इधर का भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, ठीक है। 90 से बड़ा 180 से छोटा का मतलब फॉर एग्जांपल 110 130, ठीक है, 179 भी हो सकता है, 180 से छोटा होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल देख लीजिए। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। अब देखिए एक्यूट और रिफ्लेक्स आपको थोड़े थोड़े सेम दिख रहे होंगे, बस फ़र्क क्या है, एक्यूट में ये अंदर वाला एंगल काउंट होता है और जबकि रिफ्लेक्स में ये बाहर वाला एंगल काउंट होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स में ये बाहर वाला एंगल काउंट होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका मैं बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है आपके में वो क्वेश्चन आ जाए। तो पहले इससे पहले ये वाला समझ लीजिए। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो कंप्लीट 360। एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हुई है, एक मिनट। कंप्लीट एंगल होगा ये, और मैं स्ट्रेट लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे कंप्लीट एंगल है जो 360 होता है, यहाँ पे होगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में तैयार कर लीजिएगा। सॉरी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने। स्ट्रेट एंगल आपका 180 हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल एकदम स्ट्रेट बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, आधा चांद जिसको बोलते हैं। ऐसे मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि स्ट्रेट एंगल में ऐसे आधा चांद बनता है, क्योंकि अब लीनियर पेयर वाला भी कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे 180 हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 5th नंबर पे वो लिखिएगा, देन 6 एंड देन 7, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीट एंगल, ठीक है। हाँ अब मैं बताना चाह रही थी कि रिफ्लेक्स एंगल अगर निकालने को कहा जाएगा तो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई ऐसे डेटा दे रखा हो, कहा गया कि ये 60 है, ठीक है, और कहा जाएगा इसका रिफ्लेक्स निकालिए, यानी कि वृहद कोण निकालिए। तो वृहद कोण आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 में से अंदर वाला 60 घटा दीजिए,
ठीक है। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको 360 में से जो भी अंदर वाला एंगल है उसको घटा देना है, आपको रिफ्लेक्स मिल जाएगा। अगर रिफ्लेक्स पता है तो फिर सेम यही प्रोसेस करेंगे, बस घटा करके 360 में से ही घटा के निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 होता है, ठीक है। 60 + 30 = 90, ठीक है। तो लेकिन इसमें दो एंगल होने चाहिए, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ से आ जाता है कि 70 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 70 में क्या जोड़ें कि ये 90 हो जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे, तो 20 इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगर ये इस तरीके से कर लेते तो अच्छी बात है, अदरवाइज बेसिक इसका ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से घटाया जाता है। देखिए रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से घटाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से घटाया जाता है, और सप्लीमेंट निकालने के लिए ये सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 होता है। तो सप्लीमेंट 120 का सप्लीमेंट पूछा जाएगा, तो 120 में ऐसा क्या जोड़ें कि 180 हो जाए? ऑब्वियसली 60 जोड़ेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? 180 में से घटाया जाता है। तो आपको मैं एक रफली बता देती हूँ, याद रखिएगा सप्लीमेंट में 180 में से घटाया जाता है, या जिनका सम 180 होता है वो डेफिनेशन हो जाएगी अगर स्टेटमेंट वाला आया तो। कॉम्प्लीमेंट में 90 में से घटाया जाता है, और रिफ्लेक्स वो होते हैं जिसमें 360 में से घटाया जाता है अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो, ठीक है। और यहाँ वाली जो मैंने मिस्टेक की है उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मैं गलत पढ़ा देती हूँ तो। हालांकि मैंने सही कर दिया सही टाइम पे। अब टाइम एंड डिस्टेंस का देखते हैं क्वेश्चन, ये लास्ट स्लाइड होगी आई होप। तो टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर जाते हैं तो 4 घंटे में कितना जाएंगे। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था कि 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर है तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप में देखिए स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एक बॉटल 50 रुपए की है तो 4 बॉटल 9 बॉटल कितने की होगी, तो नॉर्मल वो क्वेश्चन है वो तो। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ, स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। km/h को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। km/h को अगर स्पीड km/h में दे रखी है और उसको मीटर/सेकंड बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और इसका उल्टा भी ट्रू होता है, यानी कि अगर मीटर/सेकंड को km/h बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है मैंने 72 km/h, तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से कटा ये 4 बार, 4 × 5 = 20 आ गया 20 मीटर/सेकंड, यानी कि km/h को मीटर/सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 20 मीटर/सेकंड को km/h बनाना है, यानी कि उल्टा जाना है, तो हम क्या करेंगे? 5/18 नहीं 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन वही चीज़ काटा मैंने और देखिए 72 बन गया, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर से क्वेश्चन आया था, बिलियन ट्रिलियन ऐसे वाला, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उससे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, लेंथ ब्रिथ दे रखी है, हाइट निकालनी है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H। यहाँ वॉल्यूम रख दिया 350 और L × B जो 7 × 2 है ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगी डिवाइड में हो जाएगी। अब मैंने डिवाइड में इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए ये आ गया 50, 7 से कटा, और ये आ गया 25। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया हाइट 25। अब ये कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ। कल वाली वीडियो में मैंने वाले फॉर्मूले बताए थे, टोटल सरफेस एरिया वाले, वॉल्यूम वाले। आज लेटरल सरफेस एरिया, और दोनों का लेटरल सरफेस एरिया जिसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, आई थिंक इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 4a² क्यूब का, a क्यूब, क्योंकि क्यूब में तो सिर्फ भुजा होती है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 4a² और लेटरल का हो जाता है, क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2 × L + B × H, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताया, क्योंकि ये पूछा नहीं गया लेकिन मैं फॉर्मूला बता दे रही हूँ कि अगर आएगा तो फॉर्मूला पुट करके आंसर ले आइएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर भुजा हमको 4 दे रखी है और क्यूब का CSA पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे? 4 का 4 लिखा और a की जगह हम क्या रख देंगे? 4 का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हम 5 लेके दिखा दे रहे हैं, तो 4 × 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 चौके 100, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। क्यूब, अच्छा 1% का भी क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है कि अगर 95% बच्चे प्रेजेंट हैं और एब्सेंट बच्चे 50 हैं तो कुल संख्या बताइए। तो देखिए अगर टोटल हमेशा 100% होता है, अगर 95% प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली 5% ही तो एब्सेंट होंगे ना, 5% क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, और एब्सेंट की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है। 5% बराबर कितना दे रखा है?
50 दे रखा है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 10 आ जाएगा। और 100% क्या आ जाएगा, तो 100 से इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 1000 टोटल बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाता कि प्रेजेंट की ही वैल्यू दे दी जाती, ठीक है, प्रेजेंट की, एब्सेंट की वैल्यू ना दे करके ऐसे दे देता कि 95% जो प्रेजेंट बच्चे हैं उनकी संख्या हमको दे दी जाती, फॉर एग्जाम्पल 190। ठीक है, तो हमसे कहा जाता कि बताइए टोटल बच्चे कितने हैं या एब्सेंट बच्चे कितने हैं। तो हम क्या करते, पहले 1% की वैल्यू निकालते, 190 बटा 95, और 95 से ये 2 बार जाएगा ना, 2, और हाँ 2 ही बार जाएगा, तो ये 1% की वैल्यू 2 आ गई। और हमको अगर एब्सेंट बच्चे पूछता तो एब्सेंट बच्चे कितने हैं, 5% है ना, तो 5% मतलब 10 बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट कि परसेंटेज ऑफ बॉय, अगर लड़के दे रखा है टोटल 40 हैं, लड़कियाँ 120 हैं, और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना है, तो हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए जिसका पूछा जा रहा है वो रखिए, अपॉन नीचे टोटल रखा जाता है, इनटू 100 किया जाता है। ठीक है, नीचे हमेशा टोटल रखा जाता है, या जिससे कंपेयर करते हैं वो रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लड़कों की वैल्यू थी 40, और टोटल बच्चे कितने हो गए, लड़के और लड़कियां मिला करके टोटल हो गए 160, और इसको काटा मैंने तो 1/4, और 4 से ये गया 25, यहाँ से आ गया आपका 25%। अब ये क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था। देखिए, अगर पैरीमीटर सेम कब होता है, अगर जैसे कहा जाता है कोई तार है, उस तार से आपने एक स्क्वायर बनाया, ये रेक्टेंगल बन गया था स्क्वायर बनाया, और उसी तार को स्ट्रेट करके आपने एक सर्किल बनाया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्योंकि बाउंड्री बाउंड्री का खेल चल रहा है ना, और बाउंड्री जो होती है वही तो पेरीमीटर होती है, इस केस में दोनों का पेरीमीटर बराबर हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी घुमा के अगर क्वेश्चन देगा कि तार है या फिर कोई शेप ऐसा बाउंड्री से रिलेटेड होगा, तो याद रखिएगा पहला शेप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दूसरा शेप, और उसके फॉर्मूले के हिसाब से हम खोल देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr होता है, कल की वीडियो में मैंने बताया था, कल नहीं डाला था, परसों डाला था। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा, छोटी सी वो भी वीडियो है। और इसका होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। अब मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे हमको सर्किल की रेडियस पता थी, सर्किल की रेडियस पता थी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ से सॉल्व किया, आंसर आ गया 44, और यहाँ पे 4 इंटू साइड था। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 4 जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सॉल्व करने पे आंसर भुजा जो आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब यहीं पे अगर आपसे कहता कि स्क्वायर का एरिया बताइए, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा, तो 11 गुणे 11 मतलब 121 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अब मैंने कोशिश की है कि मैं समझा सकूँ अपनी तरीके से, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है ना कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, और ऐसे फ़ोन पे हो नहीं पाता। तो चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, तो आई होप आप सब समझेंगे और शेयर करेंगे वीडियोज़ को, और पढ़ाई करते रहिए, पेपर अच्छे से दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।